ठीक है। आइए अब आगे। माधव राव के पश्चात नारायण राव नया पेशवा बना। ठीक है, यह माधव राव का भाई था, लेकिन पेशवा बनने के थोड़े समय बाद ही नारायण राव की हत्या चाचा रघुनाथ राव द्वारा हत्या। ठीक है, नारायण राव का चाचा था रघुनाथ राव, जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह पेशवा बनने के वह स्वयं पेशवा बनना चाहता था और उसने माधव राव यानी नारायण राव की हत्या कर दी तथा अंग्रेजों के सहयोग से इसने पेशवा बनने का प्रयास किया। लेकिन इस समय मराठा राजनीति में एक गंभीर व्यक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका था और उस व्यक्ति का नाम था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस ने जैसे लोगों ने के प्रबल प्रतिरोध के चलते रघुनाथ राव अपने उद्देश्य में सफल ना हो सका और अंततः माधव राव द्वितीय 1774 से देखिए नारायण राव की हत्या चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई और उसके बाद माधव राव द्वितीय 1794 से 1795 तक पेशवा रहा। इसको पेशवा बनाने में नाना फडणवीस मराठा राजनीति के एक प्रमुख व्यक्ति हैं और मराठा राजनीति में नाना फडणवीस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो ये नाना फडणवीस के सहयोग से माधव राव द्वितीय पेशवा बना और 1774 से 1795 तक पेशवा रहा। ठीक है, माधव राव द्वितीय के समय ही काउंसिल ऑफ रीजेंसी, चूंकि यह एक अल्पवय व्यक्ति था अर्थात यह उम्र में काफी छोटा था, जिसके वजह से काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया। काउंसिल ऑफ रीजेंसी जिसको 12 भाई के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया जो मराठा शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस काउंसिल ऑफ रीजेंसी में नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया जैसे दो व्यक्तियों का प्रमुख प्रभाव था। नाना फडणवीस दक्कन में काफी प्रभावशाली थे, जबकि उत्तर भारत की राजनीति में महादजी सिंधिया का प्रभाव काफी ज्यादा था। तो ये दोनों व्यक्ति मराठा राजनीति के अग्रगण्य नेता के रूप में सामने आते हैं। 1796 माधव राव द्वितीय द्वारा आत्महत्या। 1796 माधव राव द्वितीय द्वारा आत्महत्या। कहा जाता है कि माधव राव द्वितीय पर नाना फडणवीस का नियंत्रण बहुत ज्यादा था और वह नाना फडणवीस के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था, लेकिन वो सफल न हो सका और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार माधव राव द्वितीय का शासन समाप्त हुआ। अब आते हैं जो अगला पेशवा था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818। ठीक है,
जिस समय माधवराव द्वितीय की मृत्यु होती है, ठीक उसके कुछ समय बाद ही नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार मराठा राजनीति में अंतिम महत्वपूर्ण व्यक्ति का अंत हो जाता है। परिणाम स्वरूप मराठों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता एवं विरोध की भावना का काफी बढ़ जाती है। नया पेशवा जो बाजीराव द्वितीय नया पेशवा बनता है, यह अत्यंत ही निम्न दर्जे का इंसान था। इसका व्यक्तित्व काफी निकृष्ट था। इसने स्वयं की सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए मराठा सरदारों के बीच वैमनस्य को प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप मराठों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता काफी बढ़ गई। ठीक है। 1802 में इसने 1802 में अंग्रेजों के सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार करने के पश्चात मराठा राजनीति में ब्रिटिश हस्तक्षेप काफी प्रखर रूप में सामने आया और यह अंततः मराठों के लिए आत्मघाती साबित हुआ और मराठों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। यह कैसे हुआ, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार ये पेशवा और मराठा राज्य के विषय में जो बातें थी मैंने आपके समक्ष रखा। ठीक है। अब आते हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक है मैसूर राज्य। नया टॉपिक मैसूर। नया टॉपिक है मैसूर राज्य। देखिए, अभी भी आप लोग मैसूर राज्य के नाम से परिचित होंगे। वर्तमान समय में भी मैसूर जो है वो कर्नाटक का में स्थित है। उस समय भी मैसूर जो था, या मैसूर राज्य का गठन कैसे हुआ था, इस पर थोड़ा आप लोग गौर कीजिएगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैसूर राज्य का मैं कुछ परिचय आपके सामने रखूंगा कि आखिरकार मैसूर राज्य का गठन कैसे हुआ था। तो मध्यकालीन भारत को पढ़ाने के दौरान मैंने आपको विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच हुए राक्षसी तंगड़ी के युद्ध, जो 1565 में लड़ा गया था, 1565 तालीकोटा का युद्ध, गौर से देखिएगा आप लोग। 1565 तालीकोटा का युद्ध जो विजयनगर और बहमनी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर की बुरी तरह से पराजय होती है और वो विजयनगर का जो प्रभाव था वो समाप्त हो जाता है। यद्यपि उसके बाद भी यह राज्य बना रहता है। ठीक है। तो इसी विजयनगर राज्य के साम्राज्य का एक भाग था मैसूर। ठीक है। तो मैसूर क्या था? विजयनगर साम्राज्य का एक अंग। विजयनगर साम्राज्य का अंग। ठीक है। 1612 राजा बाडियार द्वारा स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना। स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना। ठीक है। आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे 1565 राक्षसी तंगड़ी का युद्ध मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपको पता चल सके कि मैसूर था क्या। तो ये मैसूर विजयनगर साम्राज्य का अंग था। 1612 में राजा बाडियार द्वारा स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है। 1732 में चिक्का कृष्णराज, आइए 1732
1732 चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज। ये चिक्का कृष्णराज 1732 में मैसूर का राजा बनता है और इसी के शासन काल में मैसूर की राजनीति में दो भाइयों के प्रभाव में काफी वृद्धि होती। उन दो भाइयों का नाम था नंजराज एवं देवराज के प्रभाव में वृद्धि। ठीक है, नंजराज और देवराज। चूंकि चिक्का कृष्णराज में वो योग्यता नहीं थी जो उस समय मैसूर के राजा के लिए आवश्यक थी, क्योंकि मैसूर के चारों तरफ 18वीं सदी के प्रमुख शक्तियों का दबदबा था, जैसे मराठे, निजाम, अंग्रेज। तो इस प्रकार ये प्रमुख तीन शक्तियां जो थी वो दक्कन की राजनीति में उलझी हुई थी और अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। वैसी स्थिति में चिक्का कृष्णराज जो था वो मैसूर के हितों को ठीक से आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। परिणाम स्वरूप नंजराज और देवराज नामक दो भाइयों ने मैसूर की वास्तविक सत्ता को हस्तगत कर लिया और मैसूर की राजनीति में उनका प्रभाव स्थापित हुआ। लेकिन उनका यह प्रभाव थोड़े समय के लिए ही रह सका, क्योंकि बहुत जल्द मैसूर की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसने अपनी योग्यता और कुशलता के दम पर मैसूर की सर्वोच्च सत्ता पर को अपने हाथ में समेटने में सक्षम हो जाता है, और उस व्यक्ति का नाम था हैदर अली। हैदर अली, ठीक है। तो हैदर अली के विषय में आप लोग थोड़ी जानकारी ले लीजिए। तो इनका जन्म 1727 कोंडाना में हुआ था। वर्तमान में कोंडाना कर्नाटक में है जी। 1727 में हैदर अली का जन्म कोंडाना में हुआ। एक घुड़सवार के रूप में इसने अपना जीवन शुरू किया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हैदर अली एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ यह एक योग्य एवं कुशल सेनापति भी था। बहुत जल्द इसने महसूस किया कि यदि मैसूर को दक्कन की राजनीति में टिके रहना है तो उस पर इसे अपना नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा, और इसने ऐसा ही किया। 1761 में हैदर द्वारा मैसूर की सत्ता को मैसूर की सत्ता पर कब्जा, ठीक है। अर्थात हैदर अली ने 1761 में मैसूर की सत्ता अपने हाथ में ले ली और नंजराज और देवराज नामक भाइयों को राजनीति से संन्यास लेने के लिए विवश कर दिया। तो इस प्रकार दक्कन की राजनीति में एक महान सैनिक नेता का जन्म होता है। और आगे आप लोग देखिए कि हैदर अली और ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। ठीक है, 1761 में हैदर मैसूर का वास्तविक शासक बना। शासक बनने के बाद अब आइए, शासक बनने के बाद हैदर अली ने महसूस किया कि यदि मैसूर दक्कन में अपने स्वाभिमान को कायम रखना चाहता है तो उसे सैन्य दृष्टि से काफी मजबूत बनना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने मैसूर की सैन्य बल को बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास किए। तो सबसे पहला प्रयास क्या किया? डिंडीगुल में बंदूक एवं तोपखाना निर्माण
डिंडीगुल में क्या किया उसने? बंदूक एवं तोपखाना निर्माण की फैक्ट्री लगाई। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसने आसपास के छोटे छोटे सरदारों को मैसूर की सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और इस प्रकार दक्कन की राजनीति में मैसूर के एक मजबूत अस्तित्व को उसने स्थापित किया। ठीक है, दक्कन की राजनीति में, वहीं दूसरी ओर आप लोग देख सुनिएगा, दक्कन की राजनीति में हैदर के उत्थान ने उस समय की तात्कालीन शक्तियों को चिंता में डाल दिया, जैसे मराठा, निजाम, अंग्रेज, और ये शक्तियां हैदर के उत्थान से भयभीत हो गई और इन्होंने मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और इस दिशा में सबसे गंभीर प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और हैदर के बीच संघर्ष अनिवार्य हो गया और उसी की परिणति या परिणाम था कि मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध लड़े गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष, आइए अगला, आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष के तहत देखिए प्रथम संघ युद्ध अर्थात अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो पहला युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो 1767 से 69। यह युद्ध कब लड़ा गया? 1767 में शुरू हुआ और 69 तक लड़ा गया। ठीक है, युद्ध का कारण अर्थात प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों ही शक्ति से मतलब है कि अंग्रेज और मैसूर यानी हैदर अली दोनों अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहते। ठीक है, अर्थात दोनों ही शक्तियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। परिणाम स्वरूप दोनों आमने सामने खड़े हो गए। ठीक है, देखिए इस युद्ध में, मैसूर के प्रथम युद्ध में, आंग्ल मैसूर संघर्ष में हैदर अली ने जबरदस्त कूटनीतिक एकता का परिचय दिया और निजाम और मराठों को अंग्रेजों से अलग कर दिया। अर्थात हैदर ने अपनी कूटनीतिक योग्यता के बदौलत निजाम, मराठे और अंग्रेजों के संभावित गठबंधन को बनने से रोक दिया। अंततः मद्रास की संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति हुई। मद्रास की संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति। ठीक है, मद्रास की संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति। परिणाम क्या हुआ? ये जो युद्ध लड़ा गया, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके क्या परिणाम हुए? तो युद्ध का निर्णय नहीं हो सका, अर्थात इसका कोई परिणाम नहीं है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते गए परिणाम क्षेत्रों को लौटा दिया, यानी युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अनिश्चित। अर्थात जो जहां थे वहीं रह गए। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध,
1780 से 84, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1780 से 84। कारण क्या था इस युद्ध का? तो इस युद्ध का देखिए, इस युद्ध का कारण तो बहुत था, क्योंकि पहला जो युद्ध समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के द्वारा, वास्तव में वो संधि नहीं थी बल्कि वह एक युद्ध विराम था। और युद्ध के बाद से ही दोनों पक्ष संभावित संघर्ष के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन युद्ध का तात्कालिक कारण पर यदि हम बात करते हैं तो युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो वह कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर कब्जा। देखिए, युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर कब्जा, ठीक है। चूंकि फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसियों से हैदर अली की मित्रता थी और माहे जो है वो मैसूर के प्रभाव क्षेत्र में स्थित था। अंग्रेजों ने माहे पर कब्जा करके एक तरह से हैदर की सत्ता को चुनौती दिया था। परिणाम स्वरूप युद्ध अनिवार्य हो गया, ठीक है। हैदर ने पुनः इस युद्ध में कूटनीति का परिचय दिया और उसने अंग्रेजों के खिलाफ मराठों एवं निजाम के साथ मिलकर गठबंधन बनाया, ठीक है। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ मराठों के साथ, निजाम के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था। गौर कीजिएगा आप लोग, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकुट कौन कर रहा था? आयरकुट। आयरकुट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर पराजित, ठीक है। लेकिन इस पराजय का कोई गंभीर परिणाम नहीं निकला, क्योंकि इससे अंग्रेजों को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य था वो इस युद्ध में यह हुआ कि युद्ध के बीच में ही 7 दिसंबर 1782 7 दिसंबर 1782 हैदर की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? हैदर की मृत्यु युद्ध के बीच में 7 दिसंबर 1782। ये मैसूर के लिए काफी आत्मघाती हुआ, साबित हुआ, क्योंकि हैदर एक महान सेना नायक, एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। तो हैदर की मृत्यु ने थोड़े भाई तो अंग्रेजों को उससे जो थोड़ा फायदा तो वो मिला, लेकिन इसके बावजूद हैदर के बाद युद्ध का संचालन उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने शुरू किया। टीपू एक महान योद्धा था और उसने बड़े ही वीरता पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। युद्ध का संचालन हैदर के बाद किसने किया? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अंततः मंगलौर की संधि के द्वारा युद्ध की समाप्त होता है। मंगलौर की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त, ठीक है। तो मंगलौर की संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति हो जाती है और इस प्रकार
यह युद्ध भी अनिर्णित साबित होता है, अर्थात युद्ध में कोई परिणाम, यदि परिणाम के दृष्टिकोण से बात करें तो यह युद्ध भी अनिर्णित ही साबित हुआ, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा। अब आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सत्रह सौ 1790 से 92, ठीक है। इस युद्ध का भी कुछ तात्कालिक कारण था। तो युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था वो देखिए आप लोग। युद्ध का कारण ट्रावनकोर के महाराज द्वारा कोचीन रियासत ट्रावनकोर के महाराज द्वारा कोचीन रियासत से जयकोटे और जयकोटे एवं क्रुगानूर शहर खरीदने का प्रयास, ठीक है। यहां पर आप लोग गौर कीजिएगा कि कोचीन रियासत जो था वह मैसूर का एक संरक्षित राज्य था, ठीक है। और ट्रावनकोर का जो महाराज था यानी राजा था वह अंग्रेजों का मित्र था, ठीक है। तो जब ट्रावनकोर के महाराज ने कोचीन रियासत से जयकोटे और क्रागनूर को खरीदने का प्रयास किया तो टीपू सुल्तान के लिए यह असहनीय था, क्योंकि वह कोचीन रियासत को अपना एक संरक्षित राज्य मानता है और उसने कहा कि ट्रावनकोर के महाराज को इस तरह के किसी कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। इसके बावजूद ट्रावनकोर के महाराज ने टीपू के आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप 1790 में टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। 1790 टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण, ठीक है। 1790 टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर आक्रमण। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रावनकोर और अंग्रेजों के बीच मित्रता की संधि थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज, मराठा एवं निजाम की संयुक्त सेना ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। धीरे धीरे युद्ध में टीपू की स्थिति खराब होती गई और अंततः वह श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य हुआ। तो 1792 में
1792 में के श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति हुई, युद्ध की समाप्ति। ठीक है, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति होती है, लेकिन इस संधि की शर्तें या इस संधि का समापन टीपू सुल्तान के लिए काफी आत्मघाती साबित होता है। और संधि की शर्तों के तहत जो शर्तें थी, इसको स्वीकार करने के अलावा टीपू के समक्ष कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और इस संधि के द्वारा टीपू की शक्ति काफी कमजोर हो जाती है। कैसे कमजोर होती है? तो आप देखिए, तो संधि की शर्तों के द्वारा टीपू का आधा राज्य चला जाता है। ठीक है, 3 करोड़ रुपए का जुर्माना, टीपू पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, और टीपू को 2 पुत्रों को बंधक बना लिया जाता है, और कहा जाता है कि जब तक जुर्माने की राशि अदा नहीं की जाएगी, उसके दोनों पुत्र बंधक के रूप में रहेंगे। तो इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा टीपू की शक्ति को बहुत हद तक कमजोर कर दिया जाता है। अब आते हैं चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध 1799। चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध जो है वो 1799 में लड़ा जाता है। और यदि जहां तक कारण की बात है कि इस युद्ध का क्या कारण था, तो इस युद्ध का एकमात्र और महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। ठीक है, जैसा कि आगे आप लोग देखिएगा कि यह वो समय था जब पूरे यूरोप में ब्रिटिश प्रभुत्व को नेपोलियन बोनापार्ट चुनौती दे रहा था, और नेपोलियन की महत्वाकांक्षा एशिया में भी थी। वो चाहता था कि वह एशिया में फ्रेंच प्रभुत्व को स्थापित करे और अंग्रेजों को रिप्लेस कर दे, ऐसी आशंका थी। इस आशंका से भयभीत होकर ब्रिटिश चाहते थे कि भारत की समस्त देशी शक्तियों पर उनका नियंत्रण स्थापित हो, और इस दिशा में गंभीर प्रयास उन्होंने किया। और इसी प्रयास का परिणाम था कि वो किसी भी सूरत में मैसूर को जीतना चाहते थे, क्योंकि टीपू सुल्तान जो था, खासकर फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसियों के प्रति उसकी नीति काफी मित्रवत था। वो चाहता था कि भारत में फ्रेंच जो है अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में उसकी मदद करे, इस प्रकार की आशा वो रखता था। अंग्रेज इससे भयभीत थे और टीपू का किसी भी तरीके से टीपू को समाप्त करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का परिणाम था। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध होता है, और युद्ध का परिणाम टीपू युद्ध में मारा जाता है। टीपू युद्ध में मारा जाता है। मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होता है। ठीक है, अंग्रेज मैसूर की सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में नहीं लेते हैं। उन्होंने सांकेतिक रूप से मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश के एक बालक मैसूर की गद्दी पर
अडयार वंश के बालक कृष्णराज को ब्रिटिश संरक्षण में बैठाया जाता। ठीक है, देखिए जैसे ही टीपू सुल्तान का पतन होता है, मैसूर का वो संरक्षित शासक कृष्णराज अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता है, तो इस प्रकार मैसूर पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इससे रिलेटेड जो सहायक संधि की बात मैंने की है, इसको आगे मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि एक सहायक संधि क्या था और किस प्रकार सहायक संधि ने भारत पर ब्रिटिश प्रभुता की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ पर तो इस प्रकार मैसूर का पतन, यानी आप लोगों ने आंग्ल मैसूर संघर्ष को देखा, इसे हम यही समाप्त करते हैं। अब जो अगली बात है कुछ इससे रिलेटेड जो है यहाँ मैं आपको बताऊंगा, वो है टीपू। टीपू एक शासक के रूप में, मेरा जो टॉपिक है अब अगला वो है कि टीपू एक शासक के रूप में, अर्थात टीपू सुल्तान ने एक शासक के रूप में कौन कौन से कार्य किए, यह मैं कुछ पॉइंट के तहत, कुछ बिंदुओं के तहत आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है उसके विषय में कितना दे रहे हैं, सुन लीजिए। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति था, वह अरबी फारसी बहुत भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, दूसरा वह आधुनिक विचारों से ओतप्रोत था, अर्थात उसने आधुनिक विचारों को अपने प्रशासन में लागू करने का प्रयास किया। आप सुनते चलिएगा। तीसरा उसने क्या किया, तो उसने जो अपनी शासन व्यवस्था थी उसे एक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप देने का प्रयास किया, अर्थात वह अपनी हिंदू जनता और मुस्लिम जनता में कोई भेदभाव नहीं करना चाहता था। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो उसने अपने सिक्कों पर, टीपू ने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए, पहली बात। दूसरी बात, उसने श्रृंगेरी के शंकराचार्य, अर्थात जो श्रृंगेरी में जो पीठ है हिंदुओं का, उस वहां के शंकराचार्य को संरक्षण दिया, उनको दान दिया और वहां सरस्वती के एक मंदिर को स्थापित किया, जो यह दर्शाता है कि टीपू एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। ठीक है, उसने वर्षों एवं महीनों के नाम अरबी भाषा में रखे। ठीक है, इसके अलावा उसकी प्रगतिशील विचारों को आप इस तरीके से देखिए। तो पहला, उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब, ये जैकोबिन क्लब जो था वो फ्रांस का एक जैकोबिन क्लब जो फ्रांस में गठित किया गया था और जो फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा था। तो वो जैकोबिन क्लब को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया। वहीं पर उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया, अर्थात टीपू का ऐसा मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने का परम अधिकार है और इसमें वह अंतिम समय तक दृढ़ता से लड़ता रहा। इस संदर्भ में उसका एक महत्वपूर्ण कथन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि एक बार उसने कहा था कि साम्राज्यवाद की गाड़ी में बैठकर सैकड़ों वर्ष जीवन जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जीवन जिया जाए। ये टीपू का कथन था। ठीक है, दूसरा, इसके अलावा उसने देशी विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। दुनिया के अनेक जगहों पर जैसे मस्कट, जेद्दा, अदन जैसे स्थानों पर उसने अपने गुमास्तों की नियुक्ति की। आंतरिक व्यापार को भी उसने नियंत्रित करने का प्रयास किया। काली मिर्च और चंदन के व्यापार को राज्य के नियंत्रण में लाया। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया, काश्तकारी व्यवस्था को लागू किया। पॉलीगरों यानी दक्षिण के जमींदारों के पैतृक अधिकारों को उसने जब्त किया। यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का संगठन किया। ठीक है, तो यह टीपू का एक शासक के तौर पर कार्य था। चूंकि टीपू एक महान व्यक्तित्व था और अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था, तो इसके लेकर साम्राज्यवादी लेखकों ने उसके विषय में गलत कुछ भ्रांतियां थी, जैसे कि साम्राज्यवादी लेखकों ने उसे एक दैत्य की संज्ञा भी दिया है। तो ये वास्तव में ये टीपू के प्रति जो था उनके संकुचित विचारों